गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो शशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये रिवर मैन कर रहे थे ना, रिवर मैन प्रॉब्लम्स कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग रिवर मैन प्रॉब्लम कर रहे थे, है ना? तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ एक दो टॉपिक्स उसमें बचे थे, वो कर लेते हैं इसको। ठीक है। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेरिएबल रिवर फ्लो, है ना? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेरिएबल रिवर फ्लो। अभी तक आप जब रिवर को फ्लो कराते थे तो रिवर का डायरेक्शन भी फिक्स होता था और रिवर का जो वेलोसिटी था वो भी कांस्टेंट होता था, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर के वेलोसिटी को, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज कराएंगे। मतलब अब रिवर का जो फ्लो है या रिवर की जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम ना होकर हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी, है ना? आओ इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये एक रिवर है, ठीक है, और ये इसका कुछ विड्थ दिया है ना? मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ एल है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो अभी तक तो अभी तक आप क्या मानते थे कि वेलोसिटी ऑफ जो रिवर था वो कांस्टेंट था। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है बाबू वो कांस्टेंट, क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ अब ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है ना? किस टाइप का है भाई, आइए देख लेते हैं, देख लिया जाए। तो हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका कुछ इस तरीके का प्रोफाइल का हो, है ना? हर पॉइंट पर रिवर के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हो, इस तरीके से। हर पॉइंट पे जो रिवर की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो, है ना? जैसे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पर हम बोल दें कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एज अ फंक्शन ऑफ वाई दिया हो कुछ, है ना? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एज अ फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि आप इस डायरेक्शन को एक्स मानते हो और इस डायरेक्शन को वाई। इसको आप एक्स डायरेक्शन मानते हो और इसको आप क्या मानते हो, वाई डायरेक्शन, ठीक है? तो आपका जो रिवर है वो जैसे जैसे आप इस एंड से इस एंड तक जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे रिवर की वेलोसिटी सेम नहीं है ना? यहाँ पर देखो रिवर की वेलोसिटी मैक्सिमम है, वी आर जी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है ना? और इन जगह पर वी आर जी की मिनिमम वैल्यू है ना? यहाँ पे भी वी आर जी की मिनिमम वैल्यू, ये जस्ट हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना? हम ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इस बार जैसे जैसे आप y के डायरेक्शन में जाएंगे तो आप देखो इस वेक्टर का जो लेंथ है, ये वेक्टर जो है यही ना वी आर जी है, इस वेक्टर का जो लेंथ है वो हर बार चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप y डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिवर की वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट नहीं बल्कि चेंज हो रही है। रिवर की वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट नहीं बल्कि चेंज हो रही है ना? इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ये तो बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसा भी हो सकता है प्रोफाइल, ये जो हम बना रहे हैं ना ये वेलोसिटी प्रोफाइल है ना? हो सकता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक हो। यहाँ वेलोसिटी प्रोफाइल आपका लीनियर था, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन था, यहाँ वेलोसिटी प्रोफाइल आपका पैराबोलिक है ना?
तो इस तरीके का हो सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस बनाए थे उन सारे क्वेश्चंस में रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता था, है ना। लेकिन इस बार रिवर के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो जैसे जैसे आप वाई के डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे हर पॉइंट पर चेंज होता जाएगा। ठीक है। रिवर का जो फ्लो है ना, एक बात हमेशा यहाँ पे समझ लो, रिवर का जो फ्लो है वो अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही है ना। लेकिन जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वी आर जी जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एज अ फंक्शन ऑफ वाई है ना। मतलब जैसे डायरेक्शन देखो, हमेशा सारे वेक्टर्स आपके एक्स डायरेक्शन में ही पॉइंटेड है, तो रिवर का बहाव अभी भी एक डायरेक्शन में एक्स ही में है, लेकिन उसके हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर वो एज अ फंक्शन ऑफ वाई है। जैसे जैसे आप यहाँ पर जाएंगे हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जाएगा, है ना। तो फिर ऐसे केसेस में आप कैसे निकालेंगे, है ना, ऐसे केसेस में वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे केसेस में आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें करनी है ना। बहुत ईजी है बाबू, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो आओ एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इसको ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी भी यही लगेगा जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, वेलोसिटी ऑफ boat with respect to ground will be velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground, है ना। यही मेन कॉन्सेप्ट है। आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिवर है इस तरीके का, इसका कुछ विड्थ दिया गया है, ये कुछ एल है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर इज यू है, या डायरेक्ट वेक्टर ही ले लो। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर इज से यू आई कैप, है ना। आपका जो बोट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है वो यू जे कैप आई कैप नहीं, आई कैप में तो रिवर है, यू जे कैप दी गई है, ठीक है। और आपका इस बार जो रिवर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको दिया गया है वी नॉट बाई एल इंटू वाई आई कैप, है ना। देखो रिवर का जो वेलोसिटी है वो बहाव एक्स ही डायरेक्शन में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वाई पे डिपेंडेंट है ना। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वाई पे डिपेंडेंट है, वाई की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाओगे उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता जाएगा, लेकिन बहाव जो है, जो डायरेक्शन है जो वेक्टर का, वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। आपको ये देख कर क्या लग रहा है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है ना, और एल तो इसका भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये एक लीनियर वेरिएशन है ना, लीनियर वेरिएशन है। या आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आएगा। तो अगर इस चीज को आप यहाँ पर डिनोट करो ऐसे, तो ये वेरिएशन कुछ इस तरीके का है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके का शो किया गया है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और आपका जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, ये वो वेलोसिटी होता है जिस डायरेक्शन में आप तैरना चालू करते हैं, ये कुछ यहाँ पे हम ऐसे दे देंगे, ये तो दिया ही हुआ है, दिस इज वी बी आर वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड यू है, दिया यू जे कैप ऐसे गया है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है बोट रिलेटिव टू रिवर, ये रिवर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस तरीके से वाई के डायरेक्शन में चेंज कर रही है। तो आपको निकालना है तीन चीज़ें, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ वी बी जी, और तीसरा ड्रिफ्ट, है ना, ए बी सी, ये तीन चीज़ें निकालनी है।
देखो एक बात हम आपको हेल्प कर देते हैं, एक बात हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तक क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो था वो कांस्टेंट होता था मैग्नीट्यूड से। तो आपको वीबीआर वेक्टर मिल जाता था, उसमें आप एक कांस्टेंट वेक्टर ऐड कर देते थे, तो आपको वीबीजी वेक्टर मिल जाता था अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर रिलेशन। है ना? ये अगर आपको इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लास्ट का लेक्चर सब देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे बोट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता जाएगा, हर बार उसको रिवर का कुछ अलग वेलोसिटी दिखेगा। है ना? क्योंकि हर बार उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करता जाएगा। है ना? तो उसका जो वी बी जी का डायरेक्शन होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली फ्लो कर रहा होगा बोट, वो हर मोमेंट पे चेंज करता जाएगा। है ना? इसीलिए ऐसे वेरिएबल फ्लो रिवर के केसेस में जो आपका वी बी जी वेक्टर आता है ना, जो वी बी जी वेक्टर आता है, ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये वेक्टर अब स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगा बल्कि कर्व्ड हो जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, है ना? पहले तक आप जितने क्वेश्चंस बनाते थे उसमें रिवर की जो वेलोसिटी होती थी, उसमें रिवर की जो वेलोसिटी होती थी वो कांस्टेंट होती थी। रिवर की जो वेलोसिटी होती थी वो कांस्टेंट होती थी, है ना? तो कांस्टेंट होने के कारण क्या हो गया, वी बी आर हुआ, उसमें कांस्टेंट वेक्टर ऐड हुआ, तो आपको एक वी बी जी वेक्टर मिल जाता था। वो वी बी जी वेक्टर हमेशा अभी तक स्ट्रेट लाइन होता था। है ना? लेकिन इस बार जैसे जैसे बोट यहाँ से यहाँ जाता जाएगा, हर बार उसको अलग अलग मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी मिलेगा। है ना? मतलब हर बार रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, तो रिवर की वेलोसिटी हर मोमेंट पर बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब वी बी जी का जो डायरेक्शन होगा वो हर मोमेंट पे चेंज करता जाएगा, और हर मोमेंट पे कोई चीज़ अगर चेंज करे अपना डायरेक्शन तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन तो कांस्टेंट होता है ना? स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो तो कांस्टेंट होता है। अगर हर मोमेंट पे किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करने लगे तो वो कभी स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा। तो वी बी जी जो है बाबू वो इस बार कुछ कर्व होगा ऐसा, है ना? ये वी बी जी जो है वो कुछ ऐसा कर्व आएगा। तो दिस विल बी योर वी बी जी। तो आपको इसका इक्वेशन निकालना है कि बोट एक्चुअली किस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। है ना? यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये जो इसी को आप ड्रिफ्ट बोलोगे, तो आपको ये ड्रिफ्ट निकालना है, और नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है ना? हम चाहते हैं कि तुम इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा ट्राई करो, 1 मिनट, ठीक है? ट्राई करोगे तो तुमको आइडिया लगेगा कैसे करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल रिवर फ्लो। है ना? यहाँ पे जो रिवर का बहाव है बाबू वो कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है ना। थोड़ा ट्राई करो इसको, देखो कैसे करोगे। हेलो 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 हेलो, ठीक है। सोचो कैसे करोगे। करने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा, जब कभी भी चीज़ें स्ट्रेट लाइन फॉलो ना करके कर्व वगैरह जाए तो आपको, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चंस में निकालना सिखाया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन वेयर वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। है ना? ये इधर का जो आपने वाई माना है, ये जो एक्स माना है, ये आपको एज अ फंक्शन निकालना है। ठीक है? और चीज़ें कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जा सकता है, हेल्प ले सकते हैं हम लोग मैथ्स का निकालने के लिए चीज़ों को। है ना? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ है ना, जब भी रिवर का फ्लो वेरिएबल हो।
कैसे करोगे, आओ देखो हम सिखाते हैं। तो तुम्हारा जो वी आर जी वेक्टर लिखा जाएगा वो बी आर वेक्टर प्लस वी आर, सॉरी, वी बी जी वेक्टर जो लिखा जाएगा वो वी आर जी वेक्टर, दोनों वेक्टर का सम लिखा जाएगा। तो ये तो वेक्टर आपको ऑलरेडी यू जे कैप पता है, और ये वाला वेक्टर वी नॉट बाई एल इंटू वाई आई कैप पता है। रिवर का बहाव एक्स डायरेक्शन में ही है, तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आई कैप लग गया। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं, वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज कर रहा है ना। और वी बी आर तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी यू कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी इसका अलॉन्ग दी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक वेलोसिटी है, ये एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन का, और ये वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन का, तो इसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। और ये वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन का, तो हम इसको डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करके आएगा, और वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी को वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर हम करें तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यू इंटू टी आ गया, सॉरी u आ गया। तो यहाँ से dy कितना हो जाएगा, दिस विल बी u इंटू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये y इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसा है कि मतलब वहाँ पर अभी तक अभी कुछ भी चलना चालू नहीं किया। तो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो जीरो इज इक्वल टू सी आ जाएगा। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू यू टी। इसको हम एक इक्वेशन वन मान सकते हैं। सिमिलरली हम डी एक्स बाई डी टी को वी नॉट बाई एल इंटू वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ है डी एक्स और यहाँ है वाई, तो इसको तो कर नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ से y को ut तो लिख ही सकते हैं पहले इक्वेशन से। तो बाबू ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटू यू टी, क्योंकि y की जगह हम ut लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा वी नॉट इंटू एल इंटू यू, ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, ये हो जाएगा t इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे इसका इंटीग्रेशन x, दिस इज वी नॉट यू बाई एल इंटू टी स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा सी। तो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो होगा उस समय कुछ x में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो x भी जीरो होगा, है ना। टाइम t इज इक्वल टू जीरो मतलब अभी तक आपने तैरना वैरना चालू नहीं किया। जब आप तैरना चालू ही नहीं किए, जब बोट स्विम करना चालू ही नहीं किया, बोट तैरना चालू ही नहीं किया, तो उस समय x का डिस्प्लेसमेंट y का डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो ही होगा। तो यहाँ से भी आप करोगे तो आपकी c की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जीरो जीरो। तो x की वैल्यू आ गई वी नॉट इंटू यू बाई टू एल इंटू टी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो y की वैल्यू अब यू टी आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। आपको नहीं लगता कि आप यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू को रिप्लेस कर दो एज अ फंक्शन ऑफ y तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। तो हम यहाँ से t को y बाई यू लिख सकते हैं, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू यू बाई टू एल, वी नॉट इंटू यू बाई टू इंटू टाइम स्क्वायर इज वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो एक u से ये u कट जाएगा। x इज इक्वल टू वी नॉट टू एल इंटू यू इंटू वाई स्क्वायर। दिस इज वी बी जी वेक्टर, है ना। जो आपका कर्व आ रहा था वो ये है, मतलब आपका जो बोटमैन है वो इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा, है ना। जो इन तीनों में सबसे आपको डिफिकल्ट लग रहा था वही चीज़ मैंने सबसे पहले आपको इतने इजी तरीके से निकाल लिया। जो बच्चे मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को देख पाएंगे तो आपको लगेगा कि ये मैंने वही काम किया है जो हम टू डायमेंशनल मोशन के हर क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए करते थे। टू डायमेंशनल मोशन के हर क्वेश्चन में जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको निकालना होता था, आप मेरे लेक्चर्स देखना, जब हम टू डायमेंशनल स्टार्ट किए थे उस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसी तरीके का अप्रोच लगाते थे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते थे, है ना। इसका मतलब इस बार जो बोट है वो एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, इस कर्व्ड पाथ के अलोंग जाएगा, और उस कर्व्ड पाथ का इक्वेशन ये आ गया, उस कर्व्ड पाथ का इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, चलो, तो एक पार्ट निकल गया।
टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा? टाइम तो विड्थ ऑफ द रिवर, यही डिस्टेंस क्रॉस करना है तो एल डिवाइडेड बाई क्या करते थे, वी बी आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस बार तो वी बी आर खुद ही परपेंडिकुलर है, तो ये तो सिंपल एल बाई यू ही हो जाएगा, क्योंकि ये विड्थ डिवाइडेड बाई वी बी आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था। तो बी पार्ट तो बहुत सिंपल था। सी, ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट है, ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट है, बताओ ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? बाबू अगर हमको इसका इक्वेशन ही पता चल जाए तो यानी हर एक एक्स, हर एक वाई पर कितना एक्स है ये पता चल जाएगा, है ना। अगर हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है तो अगर हम उसमें y की वैल्यू डालते चले जाएंगे तो उस समय x कितना है ये हमको नहीं पता चल जाएगा। जैसे हम ये वाला y डालते हैं, इतना y डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये y डालेंगे तो हमको ये डिस्टेंस x मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू l डाल दें तो हमको ये ड्रिफ्ट मिल जाएगा। जब हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y पता है, यहाँ पे पीछे आगे देखो, हमको x एज अ फंक्शन ऑफ y पता है तो हम यहाँ अलग अलग y की वैल्यू डालेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताओ ड्रिफ्ट कहाँ पर देखा जाता है? इस एंड पे देखा जाता है। इस एंड के लिए y की वैल्यू कितनी है, l, दैट्स इट। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, 2l इंटू यू इंटू वाई स्क्वायर। तो ड्रिफ्ट हमको कहाँ पर चाहिए, एट y इज इक्वल टू l। तो x विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई 2l इंटू यू इंटू एल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, दिस विल बी वी नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई 2u। ये आपका ड्रिफ्ट आ गया, है ना। तो ये डिस्टेंस जो है वो ये आ गया। मतलब अगर आप ये कर्व्ड पाथ का इक्वेशन निकाल लेते हो तो आप ड्रिफ्ट वगैरह या कुछ भी पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। दिस इज वेरिएबल रिवर फ्लो, और ये मैंने आपको उसका एक क्वेश्चन कराया है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर तो देखो इसको, एक और क्वेश्चन करो अच्छे से, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। width of the river is L। ये आपका वी बी आर वेक्टर अभी भी यू जे कैप है। वी आर जी वेक्टर आपको दिया गया है वी नॉट इंटू वाई बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस वाई आई कैप। रिवर का बहाव एक्स डायरेक्शन में है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इस फंक्शन के हिसाब से चेंज करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब इस बार वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो बाबू हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक हो जाएगा, है ना। थोड़ा इस टाइप का देखो, यहाँ से ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक पैराबोलिक प्रोफाइल है।
ये बस एक वो है, एक एस्टिमेशन है इस तरीके का। ठीक है, चलो तो आपको फिर हमको बताओ, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट, और वही वीबीजी। इस बार फिर आपको पता है वीबीजी स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व होगा, है ना। हर मोमेंट पे रिवर की वेलोसिटी अगर चेंज करते जाएगी तो वो बोट एक्चुअली जिस वेलोसिटी पे जा रहा होगा वो तो आपका चेंज होता जाएगा। हर मोमेंट पे कोई चीज़ अपना डायरेक्शन चेंज करे तो वो क्या होता है, कर्व्ड होता है या पैराबोलिक होता है। अब वो बारिश हुआ है पूरा वहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करो बाबू थोड़ा। किस लिए, कुछ बात है? अच्छा, हम कर लेंगे। छोटू भी आ गया। ट्राई करो, इसको ट्राई करो बाबू। सेम सेम तरीके से कर सकते हो, सेम अप्रोच। ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुमको बस इन फंक्शन से मतलब है। अगर हम यहाँ y की वैल्यू को l पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अगर हम y की वैल्यू को ज़ीरो पुट करें तो अच्छा अच्छा ऐसा नहीं जाएगा बाबू। तुम लोग बनाओ 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 बनाओ, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये जो पैराबोलिक प्रोफाइल है ये कुछ ऐसा है। ओ सॉरी, ये कुछ ऐसा प्रोफाइल है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये y इज इक्वल टू ज़ीरो है और ये पॉइंट y इज इक्वल टू l है। तो जब तुम y की वैल्यू यहाँ l डालोगे तो l माइनस एल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ ज़ीरो है। लेकिन जब यहाँ y इक्वल टू ज़ीरो डालोगे तो वी नॉट वाई एल बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एक l से l कट जाएगा, वी नॉट वाई बाई एल आएगा। इस तरीके का प्रोफाइल है। चलो चलो, तुमको इस प्रोफाइल से मतलब नहीं, तुमको फंक्शन से डील करने आना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे? हम्म, फिर वही वैसे ही करो, लिखो वी बी जी वेक्टर, वी बी इक्वल टू वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर जी वेक्टर। ये तो यू जे कैप है और इसका फंक्शन दिया है वी नॉट वाई बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस वाई आई कैप। ठीक है, वी नॉट वाई बाई एल स्क्वायर इंटू एल माइनस वाई आई कैप, है ना। ये बाबू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो हम इसको डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ये यू वाई है एक तरीके का, और ये चीज़ यू एक्स है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हम इसको डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। एक्स मेरा ये है और वाई मेरा ये है। तो ये तो वही हो गया, डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ गया, यू के बराबर। तो यहाँ से तो आप कर सकते हो वाई इज इक्वल टू यू टी ही आ जाएगा, पिछले बार की तरह। इसको करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एल माइनस वाई, ये चीज़ है। अब यहाँ डी एक्स है, यहाँ वाई इंटीग्रेट तो होगा नहीं, तो यहाँ वाई को यू टी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी वी नॉट बाई एल स्क्वायर यू इंटू टी इंटू एल माइनस यू टी। तो ये वी नॉट बाई एल स्क्वायर इंटू यू हो जाएगा एल इंटू टी माइनस यू टी स्क्वायर।
है ना, u तो कांस्टेंट है ना, तो वी नॉट यू बाई एल स्क्वायर को बाहर ले लिए और एल टी माइनस यू टी, दिस विल बी डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू यू बाई एल स्क्वायर एल टी माइनस यू टी स्क्वायर डी टी। ये x हो जाएगा, दिस विल बी वी नॉट इंटू यू बाई एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाबू एल टी डी टी विल बी एल टी स्क्वायर बाई टू माइनस यू इंटू टी क्यूब बाई थ्री। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट। तो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स तो ज़ीरो ही है, तो t ज़ीरो होगा तो ये पूरा चीज़ ज़ीरो, तो ठीक है, तो c की भी वैल्यू यहाँ से ज़ीरो आ जाएगी। तो आपका फंक्शन आ गया वी नॉट यू बाई एल स्क्वायर इंटू एल टी स्क्वायर बाई टू माइनस यू इंटू टी क्यूब बाई थ्री। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, ये x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। तो यहाँ से आप t को क्या लिख सकते हो, t कैन बी रिटन एज, सेम सेम स्टेप्स हैं, t कैन बी रिटन एज y बाई यू, यहाँ पुट कर दो। ये हो गया वी नॉट यू बाई एल स्क्वायर इंटू एल बाई टू इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस यू बाई थ्री इंटू टी क्यूब को लिख सकते हैं वाई क्यूब बाई यू क्यूब। ये कट जाएगा यहाँ से, x विल बी वी नॉट यू बाई एल स्क्वायर इंटू एल वाई स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई थ्री यू स्क्वायर, सम सॉर्ट ऑफ, ये आपका आ जाएगा। टी सी तो बाबू आपका वही हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी एल बाई यू, ये तो सिंपल है। वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट पूरा का पूरा वी बी आर ही वर्टिकल है, और आपका जो वी बी जी वेक्टर है, मतलब जो बोट जिस कर्व को फॉलो करता हुआ रिवर क्रॉस करेगा वो ये है। ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ड्रिफ्ट है बेसिकली एक्स एट वाई इज इक्वल टू एल, है ना, वाई इज इक्वल टू एल पे जो ड्रिफ्ट आएगा यहाँ पुट कर दो, दिस विल बी वी नॉट यू बाई एल स्क्वायर इंटू वाई के जगह एल पुट करो, सो दिस विल बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर माइनस एल क्यूब बाई थ्री यू स्क्वायर। तो वी नॉट यू बाई एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाहर निकाल लो, दिस विल बी वन बाई टू यू स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री यू स्क्वायर, ये कट जाएगा, दिस विल बी वी नॉट यू इंटू एल बाई इंटू वन बाई टू यू स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री यू स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से यू स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा वी नॉट यू, यू स्क्वायर कॉमन लोगे एक यू कट जाएगा, ये दिस विल बी वी नॉट बाई यू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, एलसीएम ले लो कितना आएगा सिक्स, वी नॉट एल बाई यू सिक्स, दिस विल बी वन थ्री माइनस टू, तो ये हो जाएगा वी नॉट इंटू एल बाई सिक्स यू, दिस विल बी दी ड्रिफ्ट। सेम तरीका सेम प्रोसेस आपको इसी तरीके का करना है। ठीक है, एक बात देख लो अच्छे से, जो स्टेप्स मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं वही सारे स्टेप्स मैंने इस क्वेश्चन में भी किए हैं, है ना, बस ध्यान से रखना और इस तरीके से कर सकते हो। देख लो आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ना बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो रिवर की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई है। बात सही है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है। डायरेक्शन रिवर का बाबू अभी भी एक्स डायरेक्शन में, आप किसी भी वेक्टर को देखो, ये सब रिवर के वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन सबका डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो डायरेक्शन रिवर का अभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, लेकिन बस उसकी वेलोसिटी जो है वो हर वाई के लोकेशन पर अलग अलग है। ठीक है, ये वाला प्रोफाइल कैसे मैंने बनाया हम आपको बताते हैं। ये प्रोफाइल आप हमेशा देख के बना सकते हो अपने फंक्शन को देख करके। सबसे पहले तुम इस फंक्शन को देखो, तो तुमको यहाँ y वेरिएबल है और y तुमको स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला होगा, मतलब ये पैराबोलिक प्रोफाइल होगा। अब सर ऐसे कैसे पता चला कि आपको ऐसा ही होगा ये,
ध्यान से देखो, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एट एनी वाई लोकेशन। तो अगर हम यहाँ y की वैल्यू को l डाल दें, तो y की वैल्यू को l डाल दोगे तो l माइनस एल जीरो हो जाएगा, ये पूरा मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ मैग्नीट्यूड मैंने जीरो रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो y इक्वल टू जीरो है, तो y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट वाई एल बाई एल स्क्वायर, तो एक एल सेल कट जाएगा, वी नॉट वाई बाई एल आएगा, तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो मैंने यहाँ दिखा दिया, इस तरीके का कर्व होगा, है ना, ये एक पैराबोलिक प्रोफाइल का कर्व है। ठीक है, ये ड्रॉ करने पे इंपॉर्टेंट मत रखिए, ये सब चीज़ें आप और सीख जाएंगे, ये सब चीज़ हम लोग बहुत करते हैं जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम बिंग के लिए आप इस अप्रोच को देखिए कि अगर रिवर का फ्लो वेरिएबल हो जाए, रिवर की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग वाई के लोकेशन पर अलग अलग हो, तो हम लोग उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा और चीज़ आता है रिवर में, वो भी कर लो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पहले हम आपको बता देते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। जैसे ये आपका रिवर है, ठीक है, वो वेरिएबल फ्लो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, अब हम रिवर की वेलोसिटी को वापस से कांस्टेंट मान सकते हैं। ये रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है विथ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वी नॉट। ठीक है, तो अगर आप रिवर के बहाव में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बोलोगे हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर जा रहे हो, रिवर के बहाव के अपोजिट जा रहे हो, तो आप बोलोगे हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना जब आप रिवर के बहाव के साथ इधर जा रहे हो दिस इज डाउनस्ट्रीम, और रिवर के बहाव के अपोजिट इस तरफ जा रहे हो तो आप बोलोगे अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम, है ना। तो बस यही चीज़ है, एक क्वेश्चन देखो कैसे करोगे इसको, देखो दो तीन क्वेश्चन इस पे भी हैं, एक अच्छा वाला भी है, बाकी पहले दो सिंपल सिंपल कर लो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नदी है बाबू, नदी की बहाव इस डायरेक्शन में कुछ वी नॉट दी गई है, और आपको इस नदी में इस पॉइंट से, अब नदी को क्रॉस वगैरह नहीं करना, नदी के बीच में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक जाना है, और ये डिस्टेंस एल है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर जो है वो यू दिया गया है। तो आपको बताना है टाइम ऑफ ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बी टू ए कितना होगा, टाइम ऑफ ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बी टू ए, है ना, मतलब ए से बी जाने में और बी से वापस ए से आने में टोटल समय कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। थोड़ा ट्राई करो इसको, ट्राई करो बाबू, क्वेश्चंस है ना, जब कभी भी क्लास में बैठो तो क्वेश्चंस को ट्राई करो। हम कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन देते जाए और बनाते जाएं और आप सीखिए नहीं। ठीक है, मान लो क्लास में अगर समय कम मिलता है, हम कुछ कम समय दिए, लेकिन घर पर दोबारा जब पढ़ते हो लेक्चर, जब अपना नोट्स बनाते हो, तो ऐसा नहीं कि पीडीएफ से नोट्स देख के उतार लिए कॉपी में, नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसको अच्छे से सीख लो, समझ लो, और एक बार कॉपी में खुद से बनाओ, तब तुम सीखोगे ना। देख के उतारने से सिर्फ नहीं सीखता कोई फिजिक्स, फिजिक्स में जब तक आप खुद क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। बहुत ईजी है ये, तो बहुत आसान है। इस बार नदी को क्रॉस वॉश नहीं करना है, बस हॉरिजॉन्टल ए से बी जाना है और बी से ए जाना है। कितना समय लगेगा, जब आपको इधर से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है, तो आपका जो ये वी बी आर है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। मान लो हमको ए से बी जाना है,
तो ये मेरे वी बी आर का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। तो आपको तो पता है, आप फ्लो तो इस वेलोसिटी से करोगे, वी बी जी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर जी। तो आपको तो ये वाला वेक्टर चाहिए। तो इस बार तो सिंपल हो गया, इसका मैग्नीट्यूड u है, इसी डायरेक्शन में रिवर भी इधर ही जा रहा है। तो आपका वी बी जी वैक्टर कितना हो जाएगा? वी जी वैक्टर विल बी u प्लस वी नॉट। तो u प्लस वी नॉट के स्पीड से जाओगे तो l डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम, तो टाइम a से b जाने में कितना लगेगा? l डिवाइडेड बाई यू प्लस वी नॉट। फिर जब b से a वापस आना आना की कोशिश करोगे तो अब तुम्हारा वी बी आर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, दिस डायरेक्शन विल बी वी बी आर। तो वी बी आर यू इधर है और वी नॉट इधर है, तो नेट वी बी जी वैक्टर इस केस में कितना हो जाएगा? आना तो इधर ही है, दिस विल बी यू माइनस वी नॉट। तो ये हो जाएगा बाबू एल डिवाइडेड बाई यू माइनस वी नॉट। तो टाइम ऑफ ए बी प्लस टाइम ऑफ बी सी विल बी एल प्लस यू प्लस वी नॉट बाई एल यू माइनस वी नॉट। छोड़ो अब क्या सिंप्लीफाई करना है, इसी को आंसर पर। अरे सिंपल सा मतलब है भाई, जब तुमको इधर से इधर जाना है तो तुम तैरने की कोशिश भी तो ए से बी की तरफ करोगे, और जब बी से ए की तरफ आना है तो तैरने की कोशिश भी बी से ए की तरफ होगी। इस बार दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम था तो दोनों ऐड हो गए, इस बार दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्ट्रैक्ट हो गए। यू प्लस वी नॉट हो गया और यू माइनस वी नॉट हो गया, खेल खत्म। अच्छा, तुमको यहाँ देखने से क्या लगता है किस में तुमको ज़्यादा समय लगेगा, डाउनस्ट्रीम जाने में या अपस्ट्रीम जाने में? दिस इज डाउनस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। रिवर के बहाव के डायरेक्शन में तुमको ये एल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम समय लगेगा, वो तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो। एल यू प्लस वी नॉट ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड होगा तो ये कम होगा, है ना? तो आप लिख सकते हो अपस्ट्रीम टाइम ज़्यादा होगा डाउनस्ट्रीम टाइम से, है ना? और वो तुम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, जब तुम रिवर के बहाव के साथ जा रहे हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, और जब रिवर का बहाव इस तरफ है और तुमको रिवर के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में तैरना है तो तुमको समय ज़्यादा लगेगा, है ना? याद रखना, डाउन स्ट्रीम, कभी भी वर्ड डाउन स्ट्रीम है अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, और अपस्ट्रीम है तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, ट्राई दिस। चलो एक बार और देते हैं हम तुमको, ये ट्राई करो। हम्म, इस बार रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी नॉट है, और वी बी आर का जो मैग्नीट्यूड है वो यू है, और इस बार आपको ऐसे आना है, ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक एक बार जाना है और एक बार आना है। तो फिर आप हमको बताइए कि टाइम ए बी प्लस टाइम बी ए कितना होगा? पिछले बार रिवर के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फ्लो करना था, इस बार ऐसे वर्टिकल जाना है। करो। देखो बाबू, हम आपको हमेशा एक बात बताए हैं, आपको जिस रास्ते पे चलकर जाना है उस रास्ते के अलोंग आपका वीबीजी होना चाहिए, उस रास्ते के अलोंग आपका वीबीजी होना चाहिए। यहाँ आपको ए से बी जाना था तो वीबीजी इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो वीबीजी इस डायरेक्शन में तब होता जब वी नॉट इधर था, यू भी इधर होगा, है ना? तो आपको ए से बी जाना है तो इस डायरेक्शन में वीबीजी होना चाहिए, बी से ए होगा तो इस डायरेक्शन में वीबीजी होना चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई करो। ये सब तो सिंपल सिंपल हैं, ट्राई करो।
कैसे करोगे? जब आप ए से बी जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में आपका होना चाहिए तो ये डायरेक्ट ये होना चाहिए वी बी जी वेक्टर। ये तो आपका वी आर जी वेक्टर है ही, तो ये होगा आपका वी बी आर वेक्टर। ये तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? वी नॉट। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? यू। तो ये वी बी जी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। खत्म। तो कितना समय लगेगा ए से बी जाने में? ए से बी जाने में समय लग जाएगा, दिस डिस्टेंस इज एल, तो एल डिवाइडेड बाई ये वेलोसिटी, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। सिमिलरली जब आपको ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होना चाहिए वी बी जी का। ये डायरेक्शन तो है ही वी आर जी का। इस डायरेक्शन में होना चाहिए वी बी आर। दिस इज वी आर जी। वी आर जी तो हॉरिजॉन्टल है। इस डायरेक्शन में वी बी जी वेक्टर होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में होगा वी बी आर का वेक्टर। ये फिर वी नॉट है, ये फिर यू है, तो ये वाला वेक्टर तो फिर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर ही होगा। तो टाइम बी से ए आने में भी इस बार एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर लगेगा। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। इस बार ए से बी जाने में और बी से सी जाने में समय, ए से बी और बी से ए आने में समय सेम ही लग रहा है। टाइम ऑफ ए बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी ए। ठीक है, इजी है यार, इजी है। इतना करने के बाद ये सब तो तुम ऐसे चुटकी बजाते कर सकते हो। देख लो फिर भी। हम हमेशा आपको एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप हाथ पैर मारेंगे वी बी आर के डायरेक्शन में, लेकिन आप जाएंगे हमेशा वी बी जी के डायरेक्शन में। तो अगर आपको ए से बी जाना है तो आपका वी बी जी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको बी से ए आना है तो आपका वी बी जी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके हिसाब से आपके पास दो वेक्टर्स आपको पता है, आप अपना एडजस्ट करके एक ट्राइंगल बना लो। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्या है, ये भी इजी ही है। ठीक है, थोड़ा सा देखो कि क्या है। रिवर है, रिवर की वेलोसिटी वी आर जी वेक्टर दी गई है, दिस इज वी नॉट। और मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी आर भी दिया गया है, दिस इज 3v0। आपके यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। ठीक है, ए से बी, बी से सी। तो आपको निकालना है टाइम ए से बी जाने में प्लस टाइम बी से सी जाने में और प्लस टाइम सी से ए जाने में कितना होगा। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ एल। ठीक है ना, मतलब आप नदी के बीच में आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऐसे अपना स्विम करते हुए जाना चाहते हैं। है ना, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए और सी से ए गए। तो आपको एक नदी में, एक बहते हुए नदी में आपको इस ट्रायंगल को ट्रेस करना है, इस ट्रायंगल के पेरिफेरी को ट्रेस करना है। आपकी वेलोसिटी जो आप पानी में तैर सकते हैं वो 3v0 है, और नदी की बहाव की वेलोसिटी v0 है। मतलब नदी के बहाव से आपकी तैरने की वेलोसिटी 3v0 है। लेकिन आपको तो पता है आप ए से बी तब जा पाओगे जब आपका वी बी जी वैक्टर ए से बी के अलोंग होगा। बी से सी तब जा पाओगे जब आपका वी बी जी वैक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इसके अलोंग होगा। अच्छा, ये सिमेट्रिक है, तो मेरे हिसाब से आप ये तो समझ ही सकते हो कि टाइम ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ सी ए। तो तुमको ये दो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लोगे तो लगभग वही टाइम यहाँ से यहाँ जाने का भी आएगा, जैसे इस केस में आया था। हाँ, ए से बी जाने का टाइम अलग होगा। ये तो केस आप अभी कर कर आए हैं, दिस इज अप डाउन स्ट्रीम, इसको आप क्या बोलते हो? डाउन स्ट्रीम। तो मेरे हिसाब से ए से बी जाने का टाइम तो एल डिवाइडेड बाई 4v0 हो जाएगा।
ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे, वी बी जी इसी वेक्टर में होना चाहिए, वी आर जी ऐसा है, वी बी आर भी ऐसा ही करेंगे, तो ये तो हो गया, ए बी तो निकल गया, और ये दोनों इक्वल है, मतलब कुल मिला के तुमको बस टाइम बी सी निकालना है। अगर ये निकल गया तो तुम्हारा क्वेश्चन निकल गया। चलो ट्राई करो, ट्राई 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 करो। ये रिवर बोट का लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद रिवर बोट खत्म। आपको जहाँ से जितने क्वेश्चंस बनाने हैं आप बनाइएगा, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपना रिलेटिव प्रोजेक्टाइल करेंगे। थोड़ा ट्राई करो ना, 5 मिनट इसको ट्राई करो, देखो कैसे बनाओगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी बी जी इस वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। एक बात तो पता है कि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो वी बी आर वेक्टर ऐसा होना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 3v0, ये हो जाएगा आपका v0, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा में बना देते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा, लगेगा ना अच्छा। कुछ बच्चे तो इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं कि सर हम लोग से मेहनत नहीं होगा, आप ही देख लो कि क्या करना है ना। दिस विल बी वी नॉट, दिस विल बी 3v0, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, मान लेते हैं कुछ v1। इतना ज़रूर पता है कि ये जो एंगल है दिस इज़ 30 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, है ना। ये आपका वी बी जी वैक्टर है, वी बी जी वैक्टर के अलॉन्ग आना चाहिए, ये इस तरीके का चीज़ दिया गया। कैसे करोगे, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो कुछ थीटा है, तो आपको तो पता है वी बी जी वैक्टर विल बी इक्वल टू वी बी आर वैक्टर प्लस वी आर जी वैक्टर, ठीक है। तो इसका एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा 3v0 कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा 3v0 साइन थीटा, और v0 इस तरफ है, तो ऐड करोगे तो वी बी जी वैक्टर आ जाएगा, दिस विल बी 3 साइन थीटा -1 v0 आई कैप प्लस 3v0 कॉस थीटा जे कैप। देखो ना, ये 3v0 कॉस थीटा जे कैप हो गया, ये इस डायरेक्शन में 3v0 साइन थीटा, और ये v0 जाना तो आपको इसी डायरेक्शन में है, इधर तो भागना नहीं है, तो ये बड़ा होगा 3v0 साइन थीटा माइनस v। इन दोनों का जो आ, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये इस तरीके के कुछ वेक्टर्स हैं ऐसे, ये हो गया आपका 3v0 कॉस थीटा, और ये हो गया बाबू आपका 3 साइन थीटा -1 इंटू v0। इसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही वेक्टर ना वी बी जी होगा, और उसका वर्टिकल से कितना एंगल है 30 डिग्री, चेक कर लो। कॉस साइन, इनका रिजल्टेंट जो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ये ऑरेंज वाला वेक्टर है, और ऑरेंज वाला वेक्टर वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर बना रहा है, तो आप यहाँ से tan 30 डिग्री कर सकते हो। tan 30 डिग्री विल बी दिस 3 साइन थीटा -1 इंटू v0 डिवाइडेड बाई ये 3v0 कॉस थीटा, v0 कट गया, हटाओ। tan 30 डिग्री इज 1/√3, और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा -1/3 कॉस थीटा, तो ये इधर कर लो, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा वी विल इक्वल 3√3 साइन थीटा -√3। इस टाइप के इक्वेशन को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है ना। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अरे ये वही आ गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी टाइप का, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी ये थीटा होगा उसके हिसाब से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो।
ठीक है, ये तो 90, ये तो टोटल पता ही चल गया, ये 120 डिग्री होगा टोटल। अरे बाबू ये 30 है, ये परपेंडिकुलर, तो ये टोटल 120 डिग्री, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 3V0 बाई साइन 120 डिग्री विल बी इक्वल टू V1, और इसके सामने एंगल हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा होगा। थीटा पता चल ही जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से V1 निकाल लेना। और एक बार V1 मिल गया तो टाइम BC कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है L डिवाइडेड बाई V1। तो आपका टोटल टाइम AB प्लस टाइम BC प्लस टाइम CA विल बी इक्वल टू L/4V0 प्लस 2 टाइम 2/L/V1 आ जाएगा। बस V1 निकाल लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तुम घर पे करो खुद से। जहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आता है ना, बच्चे बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस टाइप के कैलकुलेशन, ये इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। कुछ नहीं तो तुम यहीं से कॉस थीटा निकाल लो, है ना, यहीं से कॉस थीटा निकाल लेना, कॉस थीटा डायरेक्टली यहाँ पुट कर देना, यहाँ से V1 मिल जाएगा, V1 को यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, देख लो क्या किया है बस। अरे मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ना बाबू, कि अगर आपको इस जगह से इस जगह से तैरते हुए जाना है या बोट पर जाना है, तो आपका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बस उसको यूज करके आप अपना ट्राइंगल्स बनाओ और अपना काम कर लो, है ना। दिस कंप्लीट्स योर रिवर बोट, है ना। फिर भी हम दे रहे हैं 2 मिनट, अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। एक मिनट में है बाबू। हो गया, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, लिखो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव पढ़ लोगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स।
ठीक है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि जैसे देखो अभी तक आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो आप एक बॉल को किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पर फेंकते थे, तो वो आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता था, है ना। यहाँ पर प्रोजेक्ट रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब कि एक साथ कम से कम दो प्रोजेक्टाइल फेंके जाएंगे और आप एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे। यही तो होता है रिवर वेलोसिटी है, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक से ज़्यादा बॉडी मोशन में है और एक बॉडी के मोशन के रेस्पेक्ट में आप किसी दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही ना रिलेटिव मोशन है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो प्रोजेक्टाइल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास दो प्रोजेक्टाइल्स होंगे और दो प्रोजेक्टाइल होंगे तो उनका आपको क्या निकालना है, एक के रेस्पेक्ट में आपको दूसरे का मोशन देखना है ना। जैसे देखो, लेट अस से कि ये आपका एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, यहाँ से आपने एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका। इसकी वेलोसिटी कुछ v1, इसका एंगल कुछ थीटा 1, इसकी वेलोसिटी v2, इसका एंगल कुछ थीटा 2। तो ये दोनों प्रोजेक्टाइल एक साथ फायर किए गए, है ना। तो आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे इसको हम मान लो प्रोजेक्टाइल 1 बोल दें, इसका प्रोजेक्टाइल 2 कर ले, तो हम मान लो निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू या एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू। तो ये तो आपका v1 ग्राउंड माइनस v2 ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बोलोगे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। करेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी। एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा इनमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे जी। तो इसके लिए भी एक ही एक्सेलरेशन लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो a12 लिखोगे तो a1g माइनस a2g हो जाएगा। तो ये तो g माइनस जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होते ही जो मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, है ना, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल जो है वो बाबू आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। इसके प्रॉब्लम पता है लगभग उसी टाइप के होते हैं जो हमने रिलेटिव में पहले किया था, नहीं। दो चल रहे होते थे, ये इसको टकराएगा कि नहीं टकराएगा, हिट करेगा कि नहीं करेगा, हिट करेगा तो डी मिनिमम ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और हिट नहीं करेगा तो फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालिए। लगभग इसके क्वेश्चंस उसी टाइप के होते हैं, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में तो बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो है ग्रेविटी, है ना। नॉर्मली जब तक वो बोले नहीं कि एक्स डायरेक्शन में भी कोई फोर्स है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वो है ग्रेविटी। वो तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो जीरो आ जाएगा। जब जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है तो एक बॉडी का मोशन किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। एक बॉडी का मोशन किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर तुम इस पर जाकर बैठ जाओ, है ना, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल पर जाकर बैठ जाएं तो मेरे लिए ये प्रोजेक्टाइल किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। और ये वाला प्रोजेक्टाइल हमको, ये वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो हमको ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिख सकता है ना। और इसका जो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आप कैसे बनाते थे क्वेश्चन, आप इस पर जाकर बैठ गए तो आप इसके वेलोसिटी को इसको पलट कर दे दोगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वही इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा और बॉडी उसी रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन से जाएगा अगर आप इस पर बैठ जाओगे तो पूरे रिलेटिव मोशन का लगभग यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि पहले मैंने लेक्चर्स में रिलेटिव मोशन के बाद मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कराए थे। जब दो बॉडी मोशन में थे, आप एक पर बैठ जाते थे, दूसरे को, दूसरे के दूसरा वाला जो बचता था उसको यही वाला वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दे देते थे। फिर आप एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे और रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता था। वहाँ पे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो थे और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स में भी आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देख लो, पूछ लो, कोई कमेंट है तो कमेंट कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
है ना, सारी चीज़ें हमने की हुई हैं बाबू, इसीलिए हमको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ नया नहीं है ऐसा। चल, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, देखो थोड़ा। ये एक बिल्डिंग है, इसका हाइट मान लो h1 है, इसका हाइट मान लो h2 है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये l है। इस बिल्डिंग से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया किसी वेलोसिटी v1 से और किसी एंगल θ1 से, ठीक है। और यहाँ से भी एक प्रोजेक्टाइल जो है वो फायर किया गया विथ अ वेलोसिटी वेक्टर v2 से और θ2 से, ऐसे, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से कुछ ऐसा आया और ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल गए, कोलाइड कर गए, हिट कर गए बीच में, ठीक है, बीच में मिड एयर में ये हिट कर गए एक दूसरे को, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने समय पर हिट किए, कहाँ हिट किए, कोऑर्डिनेट्स वेयर दे हिट। इस टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जब भी दो चीजें एक जगह कोलाइड करेंगी तो उनका लोकेशन और समय सेम होगा, है ना। तो आप इस प्रोजेक्टाइल के लिए मान लो कि यहाँ से ये कहीं x डिस्टेंस, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से ये कुछ x डिस्टेंस पर कोलाइड किया, तो ये l माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब, अब मान लेते हैं इस t समय के बाद कोलाइड किया, है ना, t टाइम के बाद कोलाइड किया, तो t टाइम में ये वाला प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x कवर करेगा, t टाइम के बाद ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट l माइनस एक्स कवर करेगा, है ना। तो इस तरीके के आप इक्वेशंस को यूज करके मेथड 1 में लोकेशन और टाइम को इक्वेट करके आप निकाल सकते हो चीज़ें। लेकिन हम इस मेथड को नहीं बनाएंगे, है ना, हम लोग के पास दूसरा ब्रह्मास्त्र तरीका है। जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिए हैं तो हम लोग उसी तरीके को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोजेक्टाइल पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे ही हम इस प्रोजेक्टाइल पर बैठ जाएंगे तो मेरे लिए ये प्रोजेक्टाइल रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब ये वाला प्रोजेक्टाइल अब इस जगह से हिलेगा नहीं, ये इसी जगह पर रहेगा। और अगर इस वाले प्रोजेक्टाइल को इसको हिट करना है तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस स्ट्रेट लाइन होगा। वही हिटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं फिर से फोटो बना लेते हैं। तो सेकेंड मेथड जो है हम यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड मेथड जो है वो हम लोग रिलेटिव मोशन से करेंगे। हम लोग प्रोजेक्टाइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 2 देखेंगे, ठीक है।
ये डिस्टेंस L है, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है। इस प्रोजेक्टाइल पर हम बैठ गए। इस प्रोजेक्टाइल को आपने v2 वेलोसिटी से और थीटा 2 पे फेंका था, ये v1 वेलोसिटी से, ये थीटा 1 पे फेंका था। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये सारी चीज़ों का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है ना, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए नहीं लेते खुद से कि क्या होगा, कुछ डेटा इधर उधर हो गया तो फिर रिजल्ट सही नहीं आते या कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। वो क्वेश्चंस भी करा देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जेई मीन्स जेई एडवांस 2024 में आए हैं प्रोजेक्ट रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आते रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आप इस पे बैठ गए तो इसका वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट इधर क्या होगा, v2 cos थीटा 2, और इधर होगा v2 sin थीटा 2। सिमिलरली इधर हो जाएगा v1 cos थीटा 1, और इधर हो जाएगा v1 sin थीटा 1। तो अब तो तुम तो इस पे बैठ गए, तुमको इसको वेलोसिटी को पलट कर देना होगा। ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी मिल जाएगी v2 cos थीटा 2, और ये नीचे है तो इसको ऊपर मिल जाएगी v2 sin थीटा 2। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये हो जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, और ये हो जाएगा v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। दिस इज v रिलेटिव, है ना। अब क्योंकि इसको इसको हिट करना है तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो यहाँ से स्ट्रेट ऐसा आएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये ज्वाइन कर दिया जाए और ये ज्वाइन कर दिया जाए तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। ये h1 है h2, तो ये लेंथ हो जाएगा h2 माइनस h1, और ये लेंथ तो l है ही। इस एंगल को हम कुछ बीटा मान लेते हैं, है ना। इसका मतलब रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन है वो इस हॉरिजॉन्टल से कुछ बीटा एंगल पर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हिट करेगा। तो ये इसको हिट तब कर सकता है जब इसके रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द प्रोजेक्टाइल्स होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल रुका हुआ है यहाँ रेस्ट पर है, तो जब रेस्ट पर है तो ये इसको तभी हिट करेगा जब ये इसके लाइन के अलोंग जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी बीटा है, ठीक है। तो यहां से आप tan बीटा क्या लिखोगे, यहां से आप tan बीटा क्या लिखोगे, दिस बाय दिस। तो ये हो जाएगा v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, है ना। और इस ट्रायंगल से tan बीटा क्या लिखोगे, tan बीटा लिख लोगे h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाई एल। अब ये सब चीज़ें तो तुमको बाबू दी गई है ना, जैसे h1 दिया है, h2 दिया है, l दिया है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया रहेगा तो यहाँ से tan बीटा निकल जाएगा। उसको यहाँ पे डालोगे तो जो भी चीज़ चाहिए होगा निकल जाएगा। टाइम कितने समय के बाद हिट करेगा हम करा देंगे क्वेश्चन, अभी बस हम तुमको फील दिला रहे हैं कि तुमको किस तरीके से अप्रोच करना है। टाइम टाइम कैसे निकालोगे, टाइम ही एक ऐसा चीज है जो एक्स में और वाई में कभी चेंज नहीं करता। अगर इस प्रोजेक्टाइल को यहां से चलकर इस जगह पर जाकर इसको हिट करना है, इसका मतलब जब ये हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा एल, और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा h2 माइनस h1। तो आप कोई भी एक ले लो। अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो ये है, मतलब ये x डिस्टेंस इस वेलोसिटी से कवर करेगा और y इससे करेगा। तो तुम कुछ भी ले सकते हो। टाइम के लिए तुम l डिवाइडेड बाई v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 भी कर सकते हो, या फिर तुम h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाई v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 भी कर सकते हो। तो जो भी तुमको तरीका है, मैंने तुमको अप्रोच बता रहे हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। क्लियर है ना, देख लो अच्छे से बाबू। रिलेटिव मोशन के पहले लेक्चर्स देखो, अगर वो लेक्चर्स तुमको आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे तुमको कमांड है, तुमने प्रैक्टिस किया है, तो तुमको लगेगा कि जस्ट उसी का एक्सटेंशन है ये, या एग्जैक्टली वही चीज़ है।
वहाँ पे भी दो चीज़ें चल रही होती थी, यहाँ पे भी दो प्रोजेक्टाइल्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ जाओ, वो रेस्ट पे आ जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में अपने दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते रहो। देख लो अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन करो। ये एल है, ये डिस्टेंस इनके बीच का 2L है, ये 3L है। ठीक है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है सच दैट कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3V0 है, और ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट 2V0 है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है सच दैट उसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर 3V0 है, और इसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता u कितना होगा, और ये दोनों मिड एयर में हिट कर रहे हैं। तो आपको टाइम निकालना है कब हिट कर रहा है, और u निकालना है जब हिट करेगा। ये दो चीज़ें। इसको हटा दो, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। जब कंपोनेंट्स दे ही दिया है तो तुम क्या करेंगे, हम इस पर जाके बैठ जाएंगे, है ना। हम इस पे जाके बैठ जाते हैं, हम जैसे इस प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाएंगे तो ये चीज़ मेरे लिए रेस्ट होगा, और ये हिट करना है, इसका मतलब ये होना चाहिए, वी रिलेटिव का डायरेक्शन ये होना चाहिए। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस 3L है, तो ये डिस्टेंस 2L हो जाएगा, ये भी 2L हो जाएगा, मतलब ये एंगल 45 डिग्री हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर जाना होगा, तभी आप इसको जाकर हिट कर पाएंगे, है ना। देखो डेटा बेस्ड रहता है तो चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, कर सकते हो आराम से। पहले तो तुम इस पे रेस्ट पे बैठ गए तो तुमको पलट के वेलोसिटीज देनी पड़ेगी। 3V0 नीचे है तो इधर 3V0 हो जाएगा, तो ये 5V0 हो गया, इधर u इधर है तो इधर u हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके वेलोसिटीज हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से जाना चाहिए एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस विल बी 3V0 प्लस u, और ये हो जाएगा 3V0 प्लस 2V0 5V0। तो आपका तो क्लियर हो गया, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज 1 इज इक्वल टू 5V0 डिवाइडेड बाई 3V0 प्लस u। तो 3V0 प्लस u इज इक्वल टू 5V0, तो u की वैल्यू हो गई 2V0। तो u निकल गया, इस डायरेक्शन में 2V0 होगा तब जाकर हिट करेगा। कितना टाइम, टाइम के लिए तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, 2L, तो किस वेलोसिटी से होगा, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी से, दैट इज कितना, 5V0। दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। अगर तुम एक प्रोजेक्टाइल को लेते फिर दूसरे प्रोजेक्टाइल का लोकेशन मैच करते, टाइम मैच करते, बन तो वैसे भी जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बनेगा, इससे इजी नहीं बन सकता। ये तो दो लाइन में दो चीजें निकल गई, है ना। तो ये आपका वी रिलेटिव है ना, ध्यान से बाबू देख लो। अगर आप, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल का रिलेटिव मोशन के स्टार्टिंग में कराया है ना। जब आप दो चीज़ें चल रही होती है, एक पर बैठ जाते हैं, कोलाइड करना, मिनिमम डिस्टेंस निकालना, सारी चीज़ें हमने की हैं। अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन तो बस ऐसे चुटकी बजाते कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो आगे।
ये एक गन है, यहाँ से बुलेट फायर करेगा, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी v0, और यहाँ से एक बॉल गिरेगा नीचे, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो ये यहाँ आएगा, उस समय ये बॉल यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों यहाँ एक दूसरे को हिट कर देंगे, है ना। ये यहाँ से बॉल गिरेगा फ्री फॉल में। मेरे पास गन है, यहाँ से हम एक बुलेट फायर करेंगे किसी v0 वेलोसिटी से, और किसी से थीटा एंगल पे, ठीक है। हम किसी v0 वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर हम यहाँ से एक बुलेट फायर करेंगे, है ना। हम यहाँ से एक बुलेट फायर करेंगे, ठीक है। तो v0 वेलोसिटी से और थीटा एंगल से एक बुलेट फायर करोगे तो वो बुलेट प्रोजेक्टाइल जाएगा ऐसा, ठीक है। जब तुम फायर किए उसी समय एक बॉल को यहाँ से नीचे छोड़ दिया गया, तो बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा फ्री फॉल से, और दोनों इस जगह पे जाके हिट कर जाएंगे, मतलब हिट कर गए। तो आपको बताना है कितने टाइम पर हिट करेंगे और किस एंगल पर आप ये बुलेट को फायर कर रहे हो, एंगल एट विच बुलेट इज बीइंग फायर्ड, एंगल एट विच बुलेट इज बीइंग फायर्ड। ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, फिर एक दो अच्छे वाले करेंगे। चलो ट्राई करो, ये हम नहीं बनाएंगे, ट्राई करो इसको। कैसे करोगे? हम ये मान लेते हैं कि हम इस पे जाके बैठ जाते हैं, तो ये बॉल मेरे रेस्ट पर आएगा, मतलब बॉल अब इसी जगह पे रहेगा, और अगर आपको बुलेट को हिट करना है तो ये यहाँ से इस एंगल पर जाना चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ दिए नहीं हम आपको लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी। ले लो बाबू, कुछ क्या लोगे। हम्म, ये हाइट h ले लो और ये लेंथ l ले लो, ठीक है। तो इतना तो पता चल ही जाएगा कि इस ट्रायंगल से आप tan थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो tan थीटा h/l हो गया, तो थीटा तो ऐसे ही निकल गया, tan इनवर्स h/l, ठीक है। कितने वेलो कितना कितना कितने समय में, तो बाबू ये l है ये h है, तो ये पूरा यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये √l² प्लस h² हो जाएगा, और तुम इसको v0 के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो कितने समय के बाद हिट कर दोगे, ये हो जाएगा √l² प्लस h² डिवाइडेड बाई v0। अब इससे सिंपल तुमको हम क्या ही क्वेश्चन दें, है ना। इससे सिंपल तुम्हारा क्या ही क्वेश्चन होगा। अरे ये पूरा डिस्टेंस l है, ये पूरा डिस्टेंस h है, तो पूरा यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस √l² प्लस h² हो जाएगा, और तुम इसी लाइन में तुम्हारी वेलोसिटी v0 है। ये तो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल, इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी ही नहीं है,
फ्री फॉल कर रहा है ना, तो इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी, अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी होती तो हमको पलट कर इसको देना पड़ता, लेकिन इस बार तो ये फ्री फॉल कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो पलट के दोगे क्या, तो यही आपका वी रिलेटिव हो गया। वी रिलेटिव इज वी नॉट, और वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, तो टाइम पता चल गया, यहाँ से एंगल पता चल गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और। चलो हम तुमको एक होमवर्क प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, तुम इसको घर पे ट्राई करना, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये ग्राउंड है, यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, यहाँ से आपने एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका, इसके वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। इसको आपने फेंका है 30 डिग्री के एंगल पर, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा नहीं पता। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्टाइल मिड एयर में कोलाइड कर रहे हैं, है ना। मान लो ये यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से ऐसे आ गया, तो इस जगह ये कहीं कोलाइड कर गए। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस दिया गया है, इस प्रोजेक्टाइल से इस प्रोजेक्टाइल, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दिस इज 100 मीटर्स, 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है ना, तो तीन चीज़ें निकालनी है। पहला, एंगल अल्फा ताकि ये कोलाइड करें, दूसरा कितने समय पर कोलाइड करेंगे, और तीसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए। मतलब ये लोकेशन निकालना है कहाँ पर कोलाइड कर रहे हो, ये टाइम निकालना है कितने समय पर कोलाइड करेगा, और ये एंगल निकालना है कितने एंगल पे तुम इस दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे ताकि ये टकरा जाएंगे, है ना। ये आपका इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क बना, इसको बना करके और कमेंट में कमेंट करना है ना कि कितना आया है आपका आंसर। नहीं होगा तो हम कल के क्लास में तो डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये आपको बता देंगे, फिर कुछ अच्छे एडवांस वाले जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी लेंगे, उनको भी ट्राई करेंगे, है ना। मतलब हम आपको एक सिंपल अप्रोच बता दिए, बाकी अगर क्वेश्चन में और कुछ निकालना होगा तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे तो हैं ही, तो उसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, है ना। हिट करने वाली सिचुएशन जहाँ पे भी रहेगी तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी आसान होंगी। ठीक है, बोलो क्लियर है। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशंस जीरो हैं, है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशंस तो जीरो हैं, इसका मतलब मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू अदर तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ट्राई करना इसको, ठीक है। चलो फिर आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल वगैरह को कंप्लीट करेंगे, है ना, और फिर कुछ आपको रिलेटिव मोशन में और एक दो तरीके के प्रॉब्लम्स बचे हैं उनको कराकर और काइनेमेटिक्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।